अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। सानेहा जाफर एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड कौन? दिल्ली सरकार दहशतगर्दों की किस तरह से मदद करती है? कलअदम बीएलए की गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुतहरिक होने की असल वजह क्या? क्या दहशतगर्दी के मसले पर पाकिस्तान में सियासी तकसीम है? और क्या नेशनल एक्शन प्लान 2 और दहशतगर्दों के खिलाफ एक और बड़ा और मौसर ऑपरेशन वक्त की जरूरत है? 11 मार्च का सानेहा जाफर एक्सप्रेस की हौलनाकी जहां मुसलमा है कि कैसे गोला बारूद और जदीद हथियारों से मुसल्लह दहशतगर्दों ने 440 निहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और पहाड़ों के बीच तंगदिल दुश्मनों ने बच्चों और खवातीन को भूखा प्यासा रखा, उन पर बराह रास्त फायरिंग की, उन्हें कई घंटों तक खौफ की वादी में जीने पर मजबूर किया। वहीं इसमें हमारे लिए एक एश्योरेंस और गारंटी भी नजर आई कि हालात चाहे जैसे भी संगीन, अंधेरा जितना भी गहरा हो, हमारी बहादुर फोर्सेस की शक्ल में एक सेवियर मौजूद है और इसी का मुजाहरा हमने पिछले 72 घंटों में देखा। सरहद पार खुशियों की लहर में हमें अचानक दम तोड़ती हुई नजर आई कुछ बदख्वाह जो कि अपनों के लिबादे में कहीं और बैठे हुए अपनी जाती अनाओं की तस्कीन चाह रहे थे। ठंडी ओस में तर गए। वतन एक बार फिर जीता और मट्टी फिर सुरखरू हुई और कुछ लोग अपने खून से उसके फूलों में रंग भरकर सुरखरू हो गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम, उन जांबाजों को सलाम जिन्होंने बरवक्त एक्शन लिया और चंद ही घंटों में उन तमाम दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ था। और इस ऑपरेशन में पाक आर्मी की ज़रार कंपनी के अलावा पाक फजाइया और दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया और मरबूत हिकमत अमली के तहत इंतहाई जुर्रतमंदी से दुश्मनापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सानेहा जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ का पर्दा भी चाक कर दिया। पाक फौज कई दहाइयों से दहशतगर्दी के इस आसेब के खिलाफ नबर्द आजमा है और कमो बेश छोटे बड़े 15 ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम, ऑपरेशन जरबे अज़्ब, ऑपरेशन खैबर, ऑपरेशन राह निजात और ऑपरेशन रफ्दुल फसाद शामिल। और गुज़िश्ता साल 22 जून को 16वां ऑपरेशन अज़्ब में इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई और इन ऑपरेशंस में हमारी फौज ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जहन्नुम वासिल किया, उनके स्लीपर सेल्स खत्म किए, ठिकाने तबाह किए और टनों के हिसाब से गैर मुल्की असला बरामद किया। लेकिन दहशतगर्दी की इस जंग में कौम को भारी कीमत भी चुकाना पड़ी और हमने 80,000 के करीब शहादतें दी, $1 का नुकसान उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। लेकिन दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका और ना ही कभी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों की बदौलत दहशतगर्दी की ये जंग पाकिस्तान 2018 तक काफी हद तक जीत चुका था, लेकिन उसके बाद हालात फिर से खराब होना शुरू हो गए और 2020 के बाद हर गुजरते साल में दहशतगर्द हमलों में इजाफा देखने में आया और खासतौर पर KPK की अगर मैं बात करूं, बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर ये दोनों सूबे हुए और दहशतगर्दी की ये जो हालिया एक लहर है, इसके ताने बाने भी भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं, जो खुद तो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत तक नहीं कर सकते, लेकिन तखरीबी और साजिशी ज़हन का इस्तेमाल करके अस्करी जत्थों को अपना आलाकार बना लिया है, जो भारतीय एजेंसी रॉ के फेंके हुए टन डॉलर्स के एवज अपना ज़मीर बेचने में कोई यार महसूस नहीं करते। बलोचिस्तान के अवाम और बलोचिस्तान की सरजमीन से गद्दारी करने वाली कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी ऐसी ही एक तंजीम है जो किराए का टट्टू बनी हुई है और चंद टकों के एवज इंसानों से उनके जीने का हक छीन रही। लेकिन ऐसा करने वाले ये दहशतगर्द बेखबर होते हैं कि जल्द उनका अंजाम भी बुरा होने वाला है और सानेहा जाफर एक्सप्रेस में पल भर में ये अंजाम को पहुंच गए और आगे भी पहुंचेंगे। अब दूसरी जानिब ये सानेहा सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए भी एक पैगाम है कि बस बहुत हो गया, अब एक हो जाएं। ये वक्त लड़ने का नहीं है, इकट्ठे होने का है। और इसके अलावा उलमाए कराम और मशाइख भी आगे आएं और दहशत के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद करें। मीडिया, सिविल सोसाइटी को यकजुबान होने की जरूरत है ताकि दहशतगर्दी का इस जंग का जो शऊर है, ये सबका शऊर बने और जो ग्रास रूट लेवल पर ये जंग लड़ी जाए। लेकिन अब तक इस साहने पर हमारे सियासतदानों का जो रवैया रहा वो तवज्जो तलब है।
کہ ایک طرف ہماری سیکورٹی فورسز یکجہت ہو کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور دوسری جانب قومی اسمبلی میں ثانیہ بولان پر مذمتی قرارداد متفقہ منظور کرنے کے سوا ہمارے یہی اعلان ہے کہ سانحے پر صرف سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں. اچھا وزیر اعظم صاحب کا بھلا ہو جو اس افسوسناک واقعہ کہ فوری بات کوئٹہ گئے, امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی, اے پی سی بلانے کا اعلان کیا, لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر اس پر تنقید کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دی. اور خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ہے, بجائے اس نازک موقع پر وہ قومی یکجہتی اور ایک ہونے کا پیغام دیتے, انہوں نے بھی قومی اسمبلی کے فلور پر پاکستان تحریک انصاف پر الزام دھر دیا, جبکہ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے نیشنل ایکشن پلان ہونے کے باوجود شہباز حکومت سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کا مطالبہ کر دیا. اب جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی جو طوفان بدتمیزی ہے اس سے بریت کا اعلان کری, لیکن اس کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے اس پر ریاست مخالف بیانیہ آخر کیوں شیئر ہوا, کس نے کیا. بہرحال پی ٹی آئی بھی دہشت گردی کے مسئلے پر اپنی اے پی سی بلا رہی ہے, لیکن حکومت کی اے پی سی میں آنے کے لیے عمران خان کے پرول پر رہائی کی خواہش مند. ایک طرف یہ سیاسی تماشا ہو رہا ہے اور دوسری طرف گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا. اب سب قوم تو دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے, لیکن قوم کے نمائندوں میں یہ جذبہ اس شب نظر نہیں آ رہا جس کی ضرورت ہے. لیکن اگر ضرورت تھی تو وہ پھر وفاقی جو کابینہ ہے وہاں پہ 2 درجن نئے افراد کی شمولیت تھی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن 2 صوبوں میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں سے لیے جانے والے مشیروں وزیروں کی تعداد 10 سے بھی کم. صحیح سنا آپ, 10 سے بھی کم. اب اس کے علاوہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بن رہا اور ممکنہ طور پہ عید کے بعد سیاست میں تیزی آنے کا بھی امکان ہے. لیکن کیا اس موقع پر جب قوم ایک بڑے سانحے سے دوچار دہشت گردی کے خلاف قوم کو مزید متحد ہونے کی ضرورت ہے, اس صورتحال میں کیا ہمیں سڑکوں پر آ کر احتجاجی سیاست اور نئے انتخابات الیکشنز کا مطالبہ کرنا چاہیے یا پھر موجودہ سسٹم کو ہی چلنے دینا چاہیے؟